Good morning, students. Today we are going to study the second part of French Revolution, the outbreak of the revolution. In the previous classes, we studied about the condition of French society in the mid 18th century when the Louis XVI established himself as a king of France, and he got the empty treasury, है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो एम्प्टी ट्रेजरी उसको मिली थी उसके कारण उसके ऊपर और जो उसके कारण जो एक्सपेंसेस थे फ्रांस के उनको भी पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। 2 बिलियन ऑफ लिब्रेस का कर्ज चढ़ चुका था उनके ऊपर और 10% उसका इंटरेस्ट वो उन्हें पे करना पड़ रहा था। तो ये कंडीशन थी उस समय फ्रांस की। उनके जो खर्चे थे वो एक्सपेंसेस जो थे डेली के वो पूरे नहीं हो रहे थे। डेली का जो उनका मील था, ब्रेड था, वो लोगों को नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था इजीली। सो द कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वाज वेरी वेरी पुअर, है ना। और हमने पढ़ा था कि जो पूरी सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी थी, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में कौन होते थे? क्लर्जी। क्लर्जी कौन थे? जो प्रीस्ट होते थे, चर्च आता था, चर्च और चर्च के प्रीस्ट। सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड द मिनिस्टर्स एंड द और किंग एंड देयर रिलेटिव्स, ओके। एंड द थर्ड स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, and small peasants, landless laborers and servants. हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये भी पढ़ा था कि जो टैक्स पेयर थे वो केवल थर्ड स्टेट था। जो थर्ड स्टेट के पीपल थे वही टैक्स पे करते थे, बाकी के फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स पे नहीं करते थे। तो जब फ्रांस की कंडीशन इतनी पुअर हो चुकी थी, उस पर 2 बिलियन लिब्रेस का कर्ज चढ़ चुका था और वो अपने एक्सपेंसेस को पूरे नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने सोचा कि टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए, है ना। और टैक्सेस को अगर इंक्रीज़ किया जाता है तो पूरा जो बोझ है वो किस पर पड़ेगा? थर्ड स्टेट पर। थर्ड स्टेट जो ऑलरेडी उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, जिसमें पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं, मर्चेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो लुई 16 ने जब टैक्स इंक्रीज़ करने का प्लान किया, लेकिन ओल्ड रेजाइम का वहाँ का ये ट्रेडिशन चला आ रहा था फ्रांस का कि जो मोनार्च है वो खुद टैक्स नहीं बढ़ा सकता है। उसको ये पावर नहीं थी कि वो खुद अकेला टैक्स इम्पोज कर सके, जो कि फ्रांस का ट्रेडिशन चला आ रहा था। उसके लिए उन्हें एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी और इसमें न्यू टैक्स का प्रपोज़ल पास किया जाता था। स्टेट जनरल जो था वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करते थे, है ना। और मोनार्च अकेले फिर डिसाइड कर सकता था कि उसकी मीटिंग कब बुलानी है और कहाँ बुलानी है। लास्ट टाइम ये मीटिंग जो है 1614 में जो है बुलाई गई थी, ठीक है। 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और न्यू टैक्सेस इम्पोज करने का प्रपोज़ल रखा। जो वर्सेलिस का रिप्रेजेंटेंट हॉल था वहाँ पर डेलीगेट्स को होस्ट किया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट में दोनों में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच थे, और जो थर्ड स्टेट था उसमें टोटल 600 मेंबर्स थे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बेंच पर बैठने के लिए बिठा दिया गया रोज़ में, वो आमने सामने फेस करके बैठ गए। और जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे उनको बैठने के लिए भी सीट नहीं दी गई। थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें मोस्टली जो प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, जैसे कि लॉयर्स, बिग मर्चेंट्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, वही आए थे। और पीजेंट्स, आर्टिशंस और विमेन को असेंबली हॉल में एंट्री नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो जो भी ग्रीवेंसेस थी पीपल की, जो भी उनकी डिमांड्स थी, उसको लिस्ट करके लगभग 40,000 लेटर्स रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लाए थे।
स्टेट जनरल की मीटिंग जो होती थी उसमें जो भी वोटिंग का सिस्टम था उसमें हर स्टेट से एक वोट, हर स्टेट का एक वोट माना जाता था, है ना। इस समय भी लुई 16 ने उसी को जो सेम प्रैक्टिस था उसी को कंटिन्यू करना चाहा, बट जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के उन्होंने डिमांड किया कि जो वन वोट पर मेंबर होना चाहिए, एंड दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट बाय फॉरवर्ड द फिलोसोफर रूसो। रूसो ने अपनी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक जो उसने लिखी उसमें उसने इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को पुट किया है, उसके बारे में लिखा है। तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो चाहते थे कि इसी प्रिंसिपल के पर बेस होकर के वोटिंग का अधिकार मिले, हर मेंबर को एक एक वोट देने का अधिकार मिले और उनका एक एक वोट माना जाए, है ना। लेकिन जब किंग ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर चले गए और प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने 20 जून को एक टेनिस ग्राउंड हॉल में अपनी मीटिंग बुलाई, अपने आप को सबको गैदर किया और उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और ये डिसाइड किया कि नेशनल असेंबली तब तक नहीं डिस्पर्स होगी, तब तक अलग नहीं होगी जब तक कि फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता, ताकि मोनार्क के पावर पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और उनके इस नेशनल असेंबली के प्रोटेस्ट को लीड किया मेराब्यू एंड एबीसीएज ने। मेराब्यू जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो फ्यूडल प्रिविलेज मिले हुए थे सोसाइटी में, उनको वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उन्होंने अपना एक जर्नल पब्लिश किया और पावरफुल स्पीच दी, क्राउड इकट्ठा किया वर्सेलेस में। एबीसीएस जो थे ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे जिन्होंने इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। नेशनल असेंबली जो थी वर्सेलेस में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी। यहाँ दूसरी तरफ जो फ्रांस था वहाँ पर बिल्कुल तबाही मची हुई थी। लोगों ने जगह जगह पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी नाराज़गी दिखा रहे थे। फ्रांस में सीवियर विंटर का मतलब होता था कि बैड हार्वेस्ट, जो फसल होती थी वो बहुत बुरी होती थी अगर सर्दी ज़्यादा पड़ जाती थी तो, और जब हार्वेस्ट बैड होती थी तो जो रोटी की कीमतें हैं, ब्रेड की कीमतें हैं वो बढ़ जाती थी। कई बार जो बेकर्स होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे इस सिचुएशन को और सप्लाई रोक देते थे। ऐसे ही उस समय भी ऐसा ही हुआ। कुछ घंटे लंबी लाइन में खड़े होने के बाद बेकरी में कुछ विमेन जो वहाँ पर थीं, जो लाइन में थीं, उस क्राउड में कुछ विमेन एंग्री हो गई, बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने शॉप में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। इसी समय पर किंग ने अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को पेरिस रवाना कर दिया था और यहाँ पर 14 जुलाई को जो भड़की हुई भीड़ थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने बेस्टाइल की जेल को डिस्ट्रॉय कर दिया और जितने भी बंदी थे वहाँ पर सभी प्रिजनर्स को फ्री कर दिया। यहाँ विलेज साइड में ये रूमर स्प्रेड हो गया था कि जो मैनर हैं, मैनर क्या थे, जो लैंडलॉर्ड्स है ना, लैंडलॉर्ड्स को मैनर कहा जाता था। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इनके पकी हुई फसलों को, किसानों की पकी हुई फसलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर से ब्रिगेड बुला रहे हैं। ठीक है, अब ये डर था किसानों का और गुस्सा था। इस डर और गुस्से में आकर के उन्होंने अटैक कर दिया कहाँ पर, जो नोबल्स के मेंशन थे, जो उनके कैसल्स थे वहाँ पर अटैक कर दिया उन्होंने जो ग्रेन्स थे, इकट्ठा किया हुआ अनाज था उनके पास, उसको लूट लिया। डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने सारे जला दिया और सारे ड्यूज जिसमें लिखे हुए थे किसानों के। तो बहुत बड़ी संख्या में जो नोबल्स थे वो अपने घरों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में जा कर के माइग्रेट हो गए, वहाँ पर भाग के चले गए। तो ये सब रिवोल्ट जो जनता का फेस कर रहा था लुई 16, इससे वो फाइनली उसको हार माननी पड़ी और नेशनल असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक बना फ्रांस का। तो 4 अगस्त 1989 को असेंबली में
जो है ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस का जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, उसको एबॉलिश कर दिया गया। जो परंपरा चली आ रही थी कि केवल थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करेगा, ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, फ्यूडल सिस्टम जो चला आ रहा था, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्लर्जी के जो मेंबर थे, मतलब फर्स्ट स्टेट जो चर्च थे, इनको भी जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जो ज़मीनें मिली हुई थी, वो सब उनको गिव अप करना पड़ा। टिथिस जो टैक्स था चर्च जो लगाती थी किसानों पर, वो टैक्स ख़त्म कर दिया गया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन ऑफ लिब्रेस का फ़ायदा हुआ, है ना। तो ये प्रोटेस्ट था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नेशनल असेंबली के थ्रू। 1791 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होकर के तैयार हो गया। और जो मेन ऑब्जेक्ट था इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या था? मोनार्की की पावर को कंट्रोल करना। ये जो पावर्स थी वो किसी एक पर्सन के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड अब नहीं रहेंगी, बल्कि इसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में सेपरेट असाइन कर दिया जाएगा। जैसे द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 जो हैं सिस्टम बन के तैयार हो गए। जो ये 3 गवर्नमेंट के सेक्टर बन के तैयार हो गए, और इससे जो फ्रांस है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन के तैयार हो गया। ठीक है, नीचे आप एक देख रहे होंगे डायग्राम। इसमें बताया गया है कि उनका फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, वो कैसा था। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे नीचे 2 ग्रुप हैं, एक्टिव सिटीजन्स, नीचे है पैसिव सिटीजन्स, है ना। तो एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग आते थे, वो आदमी आते थे, मैन आते थे जो 25 ईयर्स से अबव थे और सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे। सबसे ज़्यादा मतलब टैक्स पेयर थे, वो टैक्स पे करते थे, है ना। तो ऐसे सिर्फ आदमी एक्टिव सिटीजन्स में आते थे और इन्हें ही वोटिंग करने का, वोट देने का अधिकार था। नीचे है पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में विमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25 एंड ऑल द मैन हु डिड नॉट पे द टैक्सेस। समझ में आया? पैसिव सिटीजन में कौन कौन आते थे? औरतें, बच्चे, 25 साल से नीचे के यूथ, और ऐसे आदमी जो 25 साल से अबव तो थे लेकिन टैक्स पे में पार्टिसिपेशन नहीं था उनका। गॉट इट? तो इस तरह से जो पूरी पॉपुलेशन थी फ्रांस की, है ना, जो सिटीजन्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। ये जो एक्टिव सिटीजन थे, एक तो वो जज को वोट करते थे, है ना, वो खुद चुनाव करते थे जज का, और सेकेंडली वो इलेक्टर्स के मेंबर चुनते थे। अब इलेक्टर्स के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती थी कि वही क्वालिफाइड माना जाता था जो नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो और साथ ही हाईएस्ट टैक्स पे करता हो सोसाइटी में, फ्रांस में। ठीक है, तो ऐसे उन लोगों में से इलेक्टर्स को चुना जाता था, जिसमें लगभग 50,000 मैन होते थे। अब इन इलेक्टर्स में से नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुना जाता था। ठीक है, और ये जो नेशनल असेंबली है उनका मिनिस्टर्स और किंग पर कंट्रोल रहता था, लेकिन जो किंग है उसके पास वीटो पावर होती थी। वो नेशनल असेंबली को कभी भी कैंसिल कर सकता था, उसके किसी भी मेंबर को कभी भी हटा सकता था। तो इस तरह से वहाँ का जो है पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रेम बन गया था आफ्टर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस। तो ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का पॉलिटिकल सिस्टम था। कब? 1791 में, जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ठीक है, देन द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या डिक्लेयर किया गया कि फ्रांस में रहने वाला, सोसाइटी में रहने वाला हर व्यक्ति बराबर है और सबको बराबर राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये और जो राइट्स मिले हैं वो सब नेचुरल होंगे,
वो बर्थ के बेस पर नहीं होंगे, ह्यूमन बीइंग के बर्थ के बेस पर उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि वो नेचुरल होंगे और सबको इक्वली मिलेंगे। ठीक है, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो ये था यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट ये है कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए बेटा, हमारे देश में 18th सेंचुरी में जो हालत थी उस समय पर कि बहुत से लोग ऐसे थे जो इलिटरेट थे, है ना, उन्हें नॉलेज नहीं थी ज़्यादा किसी भी चीज़ की, सोसाइटी में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। तो ये कंडीशन सिर्फ इंडिया की नहीं थी कि पावर्टी थी और इलिटरेसी थी, बल्कि इंडिया के साथ और भी कई कंट्रीज़ ऐसी थी उस समय वर्ल्ड में जो इसी कंडीशन से गुज़र रहे थे, है ना। तो फ्रांस में भी उस समय ऐसी स्थिति थी, जो मेजॉरिटी थी मैन एंड वीमेन की 18th सेंचुरी में, वो ना तो लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। इसीलिए उनको जो आइडियाज़ थे कॉन्स्टिट्यूशन के और जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे कम्युनिकेशन के, उनको इन सिंबल्स के थ्रू और प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू उनको बताया गया। ये जो पेंटिंग नीचे है बनाई गई हैं, ये उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्या है, ब्रोकन चेन, जो आप देख रहे हो फर्स्ट ये इमेज, ब्रोकन चेन, इसका मतलब क्या है कि स्लेवरी से फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, है ना। इसका मतलब है कि जो भी लोग हैं अब वो दास्ता से मुक्त हो चुके हैं, स्लेवरी से फ्री हो चुके हैं। सेकेंड इज दिस इज़ द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसिस, जो तीर होते हैं उनका ये बंडल है। ये दिखाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में ही बल होता है, तो सबको एक होके रहना है फ्रांस में। तीसरा जो दिया है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, इसमें दिख रहा है आपको एक ट्राइंगल में एक आई बनी हुई है और वो चारों तरफ प्रकाश फैला रही। इसका मतलब ये है कि जो रेज हैं सन की, वो अब इग्नोरेंस के क्लाउड से छट चुका है और सबको बराबर सनलाइट मिलेगा, मतलब सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। नेक्स्ट है स्केप्टर। स्केप्टर क्या है, ये रॉयल पावर का सिंबल है। इसका मतलब है कि सबको सेम पावर मिलेगी। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसमें एक रिंग बनी हुई है जिसका ना तो शुरुआत है और ना ही जिसका अंत है। इट हैज़ नो बिगनिंग नॉर एंड, है ना। ये इटर्निटी का सिंबल है, अखंडता का सिंबल है कि पूरा फ्रांस जो है अब एक है। दैट इज़ रेड कैप, है ना, रेड फ्रेजियन कैप। ये क्या है, ये कैप जो स्लेव थे वो जब फ्री हो गए, अपनी स्लेवरी से, दास्ता से मुक्त हो गए, तो फिर वो ये कैप पहन करके अपनी खुशी दिखाते थे। ब्लू वाइट रेड, यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, एक विमेन, एक लेडी बैठी है और वो 3 कलर्स का यूज़ कर रही है, ब्लू वाइट और रेड। ये ब्लू वाइट और रेड कलर जो था फ्रांस का नेशनल ये कलर्स थे, है ना। देन द विंग्ड विमेन, विंग्ड विमेन का मतलब है पर्सोफिकेशन ऑफ द लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट है द लॉ टैबलेट्स। लॉ टैबलेट का मतलब ये है कि लॉ ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर जो है इसमें हमने ये देखा कि किस तरह से जो फ्रांस का रेवोल्यूशन था वो कहाँ कैसे शुरू हुआ और जो डिमांड्स थी नेशनल असेंबली की वो कैसे मानी गई और फ्रांस एक रिपब्लिक बना। ठीक है, अब इसके बाद इसका 3rd पार्ट होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और फिर 3rd पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you must have to read the chapter very nicely and then listen and watch the video carefully, very carefully, otherwise सब कुछ split हो जाएगा because it's a new pattern for you. वर्ल्ड हिस्ट्री इससे पहले आपने नहीं पढ़ी है, so you have to watch it and listen it very carefully. Okay, goodbye.